इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा फाइनल से के एफआर सब्जेक्ट का आरटीपी मई 25 का करंट आरटीपी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एबीसी लिमिटेड इज अ डायनामिक company engaged in strategic acquisitions to expand its business portfolio. As part of its growth strategy, the company has recently acquired PQR and RHT Limited. While these acquisitions present growth opportunities, these acquisitions also include ongoing lawsuits. इसमें हमने कंपनीज को टेक ओवर किया और उनमें लॉसूट्स हैं उस कंपनी के अगेंस्ट द अक्वायर्ड कंपनीज। हाउएवर एबीसी लिमिटेड हैज सिक्योर्ड इंडेमनिटीज। कंपनी ने क्या किया, हमारी कंपनी ने एबीसी लिमिटेड हैज secured indemnities from the respective seller to mitigate potential financial risk associated with these legal matters. Following acquisitions took place during the year. चलिए ब्रीफ में क्या लिखा गया है कि हमने दो कंपनी को अक्वायर किया, उन दोनों कंपनी में कुछ लिटिगेशंस ऑलरेडी थे, कुछ कोर्ट केसेस थे बेसिकली, और वो भी हमने टेक ओवर किया, लेकिन हमने सेलर से कुछ इंडेमनिटी, कुछ गारंटी ले लिया है कि भाई यहां तक लॉस होगा तो तू बेयर करेगा, सॉर्ट ऑफ। चलिए अब क्या केस है देखते हैं। एबीसी लिमिटेड अक्वायर्ड अ बेवरेज कंपनी पीक्यूआर फ्रॉम एक्सवाईजेड लिमिटेड। तो हमने पीक्यूआर को टेक ओवर किया फ्रॉम एक्सवाईजेड। एक्सवाईजेड से हमने टेक ओवर किया, पहले ओनर एक्सवाईजेड था, अब ओनर हम हो चुके। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन पीक्यूआर लिमिटेड इज द डिफेंडेंट इन अ कोर्ट केस whereby certain customers of PQR have alleged that products of PQR contains pesticides in excess of the permissible level, which has caused them health damage. PQR Limited is being sued for damages of 2 crores. XYZ Limited has indemnified ABC Limited for the losses, if any, due to the cases up to for an amount up to 1 crore. बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने किसी कंपनी को टेक ओवर किया है और उस कंपनी के जो जो ओनर्स है उसने हमें गारंटी दिया है कि अगर इस केस में ये जो कोर्ट केस है उसमें अगर कुछ भरने आया तो वो लोग भरेंगे, सेलर भरेगा। शॉर्ट में फिर से बताता हूं, हम है एबीसी लिमिटेड, हमने एक कंपनी को टेक ओवर किया पीक्यूआर। हमने पीक्यूआर को टेक ओवर किया, कहां से टेक ओवर किया, इसके जो ओनर्स थे वो थे एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड से एबीसी ने टेक ओवर किया है और इस पीक्यूआर के अगेंस्ट कुछ कोर्ट केसेस थे जिसमें कुछ लाइबिलिटी है, और एक्स वाई जेड ने गारंटी दिया कि जो लाइबिलिटी होगा उसमें मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा कितने तक, 1 करोड़ तक। 1 करोड़ तक का इंडेमनिफिकेशन दिया है, और लाइबिलिटी कितना है, 2 करोड़। तो ये तो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी 2 करोड़ है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, और जिसका फेयर वैल्यू दिया गया है, फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन द कोर्ट केस 0.7 करोड़। तो देखिए इस केस में इंडेस का रूल समझ लेते हैं कि इंडेस में क्या लिखा गया कि किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है। ये हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड इसमें दो चीजें हैं। एक है कोर्ट केस जो कि एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, कोर्ट केसेस जो कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा हमें पता नहीं है, तो ये हमारे लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड होता है हमेशा, ये रिकॉर्ड होता है एट फेयर वैल्यू। ये हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 0.7 CR, ये वैल्यू दिया गया है। और अगर सेलर हमें इंडेमनीफाई करेगा तो इंडेमनिफिकेशन एसेट वो भी दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली। हम इंडेमनिफिकेशन एसेट, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है, अगर ये हमारे लिए लाइबिलिटी है तो इंडेमनिफिकेशन हमारे लिए एक एसेट है, जहां पे सेलर गारंटी देता है कि कुछ भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें यहां तक भर के दूंगा। तो इंडेमनिफिकेशन एसेट कितने पे रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड होता है एट फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। एंड या तो फिर ये फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, या फिर तो जो इंडेमनिफिकेशन एसेट है जितना सामने वाले कंपनी ने गारंटी दिया है वो, दोनों में से विच एवर इज लोअर, जो लोअर फिगर है वो। तो हमारे एग्जाम्पल में फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, 0.7, और इंडेमनिफिकेशन कितना दिया है, 1 करोड़। तो दोनों में से लोअर कितना है, तो लोअर है 0.7, तो हम 0.7 रिकॉर्ड करेंगे एज इंडेमनिफिकेशन एसेट। आई होप ये रूल ओके है। बेसिकली हमें ये रूल याद रखना है, ये जो रूल है कि इंडेमनिफिकेशन एसेट फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, या इंडेमनिफिकेशन जो है अमाउंट दिया गया है उतना, विच एवर इज लोअर। और सीधी बात है, देखो ना, अगर मेरा लाइबिलिटी 0.7 होगा, मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरा लाइबिलिटी 0.7 करोड़ होगा,
तो क्या सामने वाला मुझे पॉइंट आई मीन सॉरी क्या वो मुझे 1 करोड़ देगा? ऑब्वियसली नो, वो मुझे 0.7 देगा ना, जब लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मेरा अगर, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, समझो अगर मेरा एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी 0.7 है, तो क्या सामने वाला मुझे मुझे इंडemnify करेगा 1 करोड़? नहीं ना, वो मुझे 0.7 ही देगा। लेकिन समझो अगर लाइबिलिटी 1.2 है, तो इन दैट केस क्या वो मुझे 1.2 देगा? नहीं, उसने तो मैक्सिमम गारंटी दिया है 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ ही देगा। तो बस सिंपल, तो यही रूल हो जाता है, फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी या फिर इंडेमनिफिकेशन एसेट, विच एवर इज लोअर, जितना उसने इंडेमनिफाई करने का अमाउंट का गारंटी दिया है वो। फाइन। तो इस केस में ये फर्स्ट केस डन। क्या पूछा गया है? At what amount would ABC Limited account for the identified liability related to contingent liability and indemnification asset at the time of acquisition of PQR Limited related to court case by the customer? तो ये हमारा PQR Limited ही है, देखो। तो उसके कनेक्शन में at what amount would ABC Limited account for the indemnified liability related to contingent liability and the indemnification asset? तो दोनों बताना है, तो दोनों 0.7 था। लाइबिलिटी 0.7 है, इसलिए एसेट भी 0.7 है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन गुडविल ड्यू टू रिकग्निशन ऑफ सच लाइबिलिटी एंड इंडेमनिफिकेशन एसेट? तो ऑब्वियसली नेट इम्पैक्ट तो जीरो होगा। मैं एसेट भी लिखूंगा 0.7 का और मैं लाइबिलिटी भी लिखूंगा, मतलब हम जब एंट्री पास करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, हम जो पेमेंट करेंगे टू बैंक या तो फिर शेयर कैपिटल होगा तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम जो भी है, हम वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तो इस केस में हम इंडेमनिफिकेशन एसेट बताएंगे 0.7 करोड़, और उसके सामने हम कंटिजेंट लाइबिलिटी भी 0.7 बताएंगे। तो इसका जो नेट इंपैक्ट होगा गुडविल पे, तो वो क्या होगा? तो ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि एसेट भी 0.7, लाइबिलिटी भी 0.7, तो नलीफाई, तो नो इंपैक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज इन केस द फेयर वैल्यू ऑफ द इंडेमनिटी लाइबिलिटी, अब देखो लाइबिलिटी 1.2 है, तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 1.2 पे। पर एसेट जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी 1.2, या तो एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा? फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, या फिर जो उसने इंडेमनिफिकेशन का अमाउंट दिया 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा 1.2 पे और असेट रिकॉर्ड होगा 1 करोड़, विच एवर इज लोअर पे। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन गुडविल ड्यू टू रिकग्निशन ऑफ सच लाइबिलिटी? अभी इस केस में क्या इंपैक्ट होगा? अब देखो, मैं एसेट रिकॉर्ड करूंगा 1 पे, लेकिन लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा 1.2 सीआर से, तो जो डिफरेंस है 0.2, उतने से मेरा गुडविल बढ़ जाएगा, गुडविल डेबिट में आएगा, तो मेरा गुडविल बढ़ जाएगा। मतलब ये डेबिट वाला पार्ट है और ये क्रेडिट वाला पार्ट है। तो मेरा जो इंडेमनिफिकेशन एसेट है वो डेबिट होगा 1 करोड़, और जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो क्रेडिट होगा 1.2 से, तो मेरा गुडविल 0.2 दिखेगा। गुडविल बेसिकली क्या होता है? लॉस। तो यहाँ पे वही है, हम गुडविल पे करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हमने सामने वाले को ज्यादा पेमेंट किया है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, हमने लाइबिलिटी 1.2 लिया और एसेट 1 ही लिया है, तो हम ज्यादा पे कर रहे हैं 0.2 का, तो वो मेरा गुडविल बन जाएगा। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 0.2 करोड़, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 0.2। अब नेक्स्ट वन पे आते हैं। एबीसी लिमिटेड पेज 50 करोड़ टू अक्वायर आरएसटी। इस बार एबीसी ने एमएन लिमिटेड से आरएसटी को परचेज किया, तो ये आरएसटी को हमने परचेज किया है एमएन से। एमएन से, तो पहले एमएन होल्ड कर रहा था, अब आरएसटी होल्ड करे, अब सॉरी आरएसटी को एबीसी होल्ड करेगा। मैंने एबीसी लिमिटेड पेज 50 करोड़ टू अक्वायर आरएसटी लिमिटेड फ्रॉम एमएन लिमिटेड। आरएसटी लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कंटेनिंग फाइबर ग्लास एंड हैज बीन नेम्ड इन 10 क्लास एक्शंस कन्फर्मिंग द इफेक्ट्स ऑन द फाइबर ग्लास। ठीक है, कुछ तो है, वो 10 केसेस में इन्वॉल्व है। बेसिकली आरएसटी लिमिटेड जो है वो 10 कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व है concerning the effect of fiberglass. Okay, MN Limited agrees to indemnify ABC Limited for the adverse result of any court cases up to an amount of 10 crores. तो ये 10 करोड़ तक उसने गारंटी दिया है कि मैं तुम्हें भर के दूंगा पैसा, इंडेमनीफाई बेसिकली। द क्लास एक्शंस हैव नॉट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डैमेजेस एंड पास्ट experience suggests that claims up to 1 crore each, but that they are often settled for small amount. पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे तो ये जो केसेस है उसमें 1 करोड़ भरने आया है, मे बी लेस देन दैट। ABC Limited makes an assessment of the court cases and decides that due to the potential variance in outcome, the contingent liability cannot be measured reliably, and accordingly no amount is recognized in respect of the court cases. हम जब किसी भी लाइबिलिटी का प्रोविजन करते हैं तो उसमें मेजरेबल तो होना चाहिए, अगर वो मेजरेबल ही नहीं है तो हम उसे रिकॉर्ड किस पे करेंगे? तो इन शॉर्ट इस केस में हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है।
डिस्क्लोजर दे देंगे लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगा। और इंडemnification एसेट कितने पे रिकॉर्ड होता है? वो रिकॉर्ड होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी के फेयर वैल्यू, और इंडemnification जो अमाउंट है 10 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो क्योंकि कंटिंजेंट लाइबिलिटी हम नहीं बता रहे, मतलब वो निल है, तो इंडemnification एसेट कितना दिखेगा? लोअर ऑफ निल एंड 10 करोड़। तो इन दोनों में से जो लोअर है तो निल। इन शॉर्ट, ना कंटिंजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा, ना इंडemnification एसेट रिकॉर्ड होगा। On acquisition of RST Limited, at what amount should the indemnification asset be accounted for? Nil। क्योंकि जब कंटिंजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो उसका एसेट कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फाइन। नेक्स्ट सिनेरियो पे आते हैं, केस सिनेरियो नंबर 2। ये 105 बेस्ड है, रीड करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बेस्ड ऑन बुक्स बिलो मेंशन्ड फैक्ट्स। 1 जनवरी 2000 1 जनवरी 2006 को हमने कोई एसेट खरीदा है जिसका कॉस्ट है 7500। एसेट अक्वायर्ड विद डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन हो गया है 750। ऑन 31 दिसंबर 2 साल बाद 240 का इम्पेयरमेंट हुआ है। इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट नोटेड एंड इम्पेयरमेंट अलाउंसेस अकाउंटेड। 240 का इम्पेयरमेंट हुआ है 2 साल बाद। फिर 2000 X8 में कुछ नहीं हुआ, और X9 में एसेट हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। और फिर 20th Feb X9 का फेयर वैल्यू दिया गया है, एंड 30th June X9 का अगेन फेयर वैल्यू दिया है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर द ईयर 2000 X6। तो X6 का डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 10 होगा, मतलब 750। वैल्यू हो गया 6750। फिर हम X7 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगेन 750, क्योंकि कोई चेंजेस है नहीं फिलहाल। वैल्यू हो गया 6000। अब ये इंपेयरमेंट है 240 का, कौन सी डेट पे? 31 दिसंबर X7। यहाँ पे इंपेयरमेंट आया है तो हम वो भी चार्ज करेंगे, लेस इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंड एस 36। एज पर इंड एस 36 का इंपेयरमेंट लॉस है, तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे विच इज 240। ओके, चलो माइनस करते हैं। तो 5760। आई होप यहां तक ओके है। आगे जाते हैं। फिर अब यहां से लाइफ कितना बचा? X6 गया, X7 2 साल गया, यहां से लाइफ अभी 8 years है। तो अब हम डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर X8। और X8 में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, स्ट्रेट अवे X9 में हो रहा है, तो हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना चार्ज करेंगे? 5760 डिवाइड बाई 8। 5760 डिवाइड बाई 8, तो 720 का इंपेयरमेंट है, तो वैल्यू बचा 5040। ये वैल्यू बचा। अब आगे, अब क्या हुआ? ऑन 28 Feb X9, मतलब 2 मंथ्स के बाद वैल्यू हो गया, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 4600 है। और उसी दिन पे हमने इसे क्लासिफाई किया एज हेल्ड फॉर सेल। ऑन 28 Feb द एसेट हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। अब हेल्ड फॉर सेल में क्या रूल होता है? जब हम उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा स्टार्ट ऑफ द ईयर है 1 Jan, और 28 Feb को हमने क्लासिफाई किया एज हेल्ड फॉर सेल। तो सबसे पहले हम वैल्यू को ओपनिंग डेट से लेके हेल्ड फॉर सेल के डेट पे लेके आएंगे एट फेयर वैल्यू, सॉरी, हम पहले वैल्यू को वहां पे लेके आएंगे, फिर वैल्यू लेके आएंगे मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो 2 मंथ्स का। और उसके बाद इस डेट पे वैल्यू क्या होगा? एज पर इंड एस 105 वैल्यू किस पे होगा? जो हमारा कैरिंग अमाउंट है, मतलब डेप्रिसिएशन 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद वो वैल्यू, और और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों में से जो भी लोअर है हम उस पे वैल्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन X9। 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, तो 5040 जो है ये टोटल 7 years का लाइफ बचा है। तो 5040 डिवाइड बाई 7, तो ऑब्वियसली 720 आएगा, जो बेसिकली हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है 720 वो ही आएगा। और ये तो पूरे साल का है, मुझे तो सिर्फ 2 मंथ्स के लिए चाहिए, इंटू 2/12, तो ये हो गया 120। तो डेप्रिसिएशन 2 महीने का डेप्रिसिएशन 120 से माइनस करेंगे, तो वैल्यू आ गया 4920। आई होप दिस इज ओके। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है फिलहाल। और फिर ये एसेट वैल्यू होगा कौन से वैल्यू पे? एज पर इंड एस 105,
ये हम वैल्यू करेंगे कैरिंग अमाउंट पे 4920, ये कैरिंग अमाउंट 4920, या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या दिया है क्वेश्चन में? ऑन 28 Feb फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 4600। तो दिस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो हम 4600 पे वैल्यू करेंगे। विच फर्दर मीन्स, भाई 4600 तो ये उसका फेयर वैल्यू हो गया है, ये उसका फेयर वैल्यू है। अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, ये जो डिफरेंस है कितने से वैल्यू गिरा, 320 से वैल्यू गिरा, तो ये हो गया हमारा इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंड एस 105। ये हमारा इंपेयरमेंट लॉस है एज पर एज पर एज पर इंड एस 105। तो ये हो गया वैल्यू 320। ये मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, सिर्फ 320। आई होप दिस इज ओके। तो हमारे पास दो इंपेयरमेंट लॉस है। एक इंपेयरमेंट लॉस है ये 240 जो हमने इंडेक्स 36 में चार्ज किया है, और एक इंडेक्स 105 के हिसाब से 320। दो इंपेयरमेंट लॉस है। Fine। उसके बाद अब क्या हुआ है, अब 30 जून में क्या हुआ है, देखो 30 जून में फेयर वैल्यू है 5300, ये फेयर वैल्यू है। तो सबसे पहले हम जब इंडेक्स 105 में जाते हैं, व्हेन एन एसेट इज हेल्ड क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, तो उसके बाद जो डेप्रिसिएशन होता है वो हम बंद कर देते हैं। वी डोंट चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद 105 मना करता है। एज पर 105 हमने अगर एक बार एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया, तो उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद, मतलब 28 फेब, सॉरी 28 फेब के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। और 30 जून में अब वैल्यू क्या दिया है उन्होंने, क्वेश्चन में फेयर वैल्यू क्या दिया है देखो। ऑन 30 जून फेयर वैल्यू है 5300, यहां पे फेयर वैल्यू हो गया है 5300। फाइन। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है 4600, ये हमारा 28 फेब X9 का वैल्यू दिया है। फिर 30 जून मतलब अगले 4 मंथ्स तक क्या करना है, क्या हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन? तो नहीं चार्ज कर सकते, वी कैन नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन क्योंकि इंडेक्स 105 मना करता है। तो कैरिंग अमाउंट कितना है 30 जून पे 4600, पर आज उसका फेयर वैल्यू क्या है? अच्छा, ये जो 30 जून है ना, ये हमारा या तो ईयर एंडिंग होगा, क्वार्टरली ईयर एंडिंग होगा, या फाइनल ईयर एंडिंग होगा। ओके, मोस्टली नहीं, फाइनल तो लग नहीं रहा है, ये क्वार्टरली ईयर एंडिंग होगा। फाइनल दिसंबर लग रहा है एज पर द क्वेश्चन इन्होंने। यस, दिसंबर एंडिंग है, क्योंकि आगे भी देखो उन्होंने X8 X9 ऐसा पूछा है। तो दिसंबर एंडिंग है, ये दिसंबर एंडिंग है। और 30 जून क्या होगा, वो उसका मिड ईयर एंडिंग रहेगा। 6 मंथ्स का फाइनेंशियल्स बना रहे होंगे कंपनी। तो अब उसका फेयर वैल्यू, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम फेयर वैल्यू रोज रोज नहीं कैलकुलेट करते हैं। हेल्ड फॉर सेल वहां पे हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फाइंड करते हैं, और फिर जब हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे, तब कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए। तो 30 जून उनका बैलेंस शीट डेट होगा, इसीलिए फेयर वैल्यू दिया गया है। फाइन। तो बेसिकली आज 30 जून एक्सटेंड में हमारा कैरिंग अमाउंट 4600 है, लेकिन हमारा ये जो फेयर वैल्यू वो है 5300। तो अब रूल क्या होता है हमारा, इंडेक्स 105 क्या बोलता है कि ऑन 30 जून मतलब हर बैलेंस शीट डेट पे हमें उसे वैल्यू रिकॉर्ड किस पे रिकॉर्ड करना है, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर है हमें उस पर रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू बढ़ रहा है, हमारा वैल्यू बढ़ रहा है 4000। सब समझो, अगर इसमें इंपेयरमेंट नहीं होता तो हम 4600 पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसमें इंपेयरमेंट हुआ है पहले, तो इंपेयरमेंट हुआ है तो उसका रिवर्सल होगा। और रिवर्सल कहां तक करना है, तो एट परसेंट हमारा वैल्यू 4600। और अगर हम रिवर्सल करेंगे, समझो हम रिवर्सल करते हैं अगर 5300 जो आज का फेयर वैल्यू है, कितना है 5300, यस वैल्यू राइट है। तो आज का फेयर वैल्यू 5300 है, अगर मैं पूरा रिवर्सल करूं तो कितने से वैल्यू बढ़ेगा? तो मेरा वैल्यू बढ़ रहा है 700 से। पर क्या मैं 700 रिवर्स कर सकता हूं? तो इंडेस 105 का प्रोविजन क्या है, एज पर इंडेस 105 हम जब रिवर्सल करेंगे तो मैक्सिमम रिवर्सल कितना होता है, जितना इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया उतना रिवर्सल होगा। तो हमने इंपेयरमेंट लॉस कितना चार्ज किया है, ये देखो 240 प्लस 320, 240 प्लस 320। हमने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था 240 प्लस 320, इतना हमने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था। एक बार वैल्यू चेक कर लेते, 240 प्लस 320, यस 240 प्लस 3।
ये हमने 240 प्लस 320 विच मीन्स हमने 560 का इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया था। तो रिवर्सल कितना होगा? तो रिवर्सल होगा, जितना मैक्सिमम रिवर्सल उतना ही होगा ना, जितना मैंने इंपेयरमेंट चार्ज किया उतना ही मैं रिवर्स कर सकता हूं। हमने इंपेयरमेंट 560 चार्ज किया था और रिवर्सल 700 तक मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन क्या हम 700 लेंगे? नहीं। मैक्सिमम रिवर्सल जो इंपेयरमेंट लॉस किया उतना ही चार्ज होगा, विच मीन्स 560। तो हम 560 पे चार्ज करेंगे रिवर्सल। तो हमारा रिवर्सल 560 होगा और एसेट का वैल्यू होगा 5160। तो ये हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होगा ऑन 30 जून X9। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि हमारा इंपेयरमेंट लॉस, सपोज सपोज ये जो फिगर है 560, सपोज ये जो 560 है ये 960 होता, तो हम 960 नहीं, हम 700 का ही रिवर्सल करते। इन दैट केस ये रिवर्सल होता, क्योंकि उतना ही वैल्यू बढ़ सकता है एज पर फेयर वैल्यू। आई होप ये क्लियर हो गया। तो देखो फेयर वैल्यू के हिसाब से एज पर दैट वैल्यू कितना बढ़ रहा है। तो एज पर मैं लिख देता हूं इधर, फेयर वैल्यू के हिसाब से वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है वो देखो, और दूसरा वैल्यू क्या देखना है हमें, एंड हमने कितना इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया वो देखो। तो इन दोनों में से जो लोअर होगा उतना वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप दिस इज ओके। ओके, अब इसमें खाली एक पॉइंट समझा देता हूं। यहाँ पे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर, नॉर्मल बच्चों का डाउट ये होता है कि देखो बच्चे वो सोचते हैं कि सर हम तो जब रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम जब रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस करते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम तो वो निकालते हैं ना कि कैरिंग अमाउंट एज इफ देयर वाज नो डेप्रिसिएशन। हम ऐसा कुछ बच्चों का नॉर्मल ये क्वेश्चन में यही डाउट है मोस्ट ऑफ, कि हम तो इस तरीके से रिवर्सल करते हैं कि कैरिंग अमाउंट इफ देयर वाज नो डेप्रिसिएशन एंड उसका फेयर वैल्यू, आज का रिवर्सल के दिन का फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, हम वो करेंगे। तो नहीं, ये कब किया जाता है? ये जो रूल है ये हम इंड एस 36 में करते हैं। ये जो रिवर्सल का रूल है, ये जो स्क्रीन पे लिखा है, वो होता है इंड एस 36 में। और ये एसेट में कहीं नहीं लिखा गया है कि देर इज चेंज इन प्लान। हाँ, अगर देर इज चेंज इन प्लान मतलब कि अब हमें नहीं बेचना है। अगर अब ऐसा है कि देर इज अ चेंज इन प्लान, मतलब अब मुझे नहीं बेचना है, नहीं बेचना है तो इट इज नो लॉन्गर हेड फॉर सेल। अगर मुझे नहीं बेचना है तो क्या ये हेड फॉर सेल है? नहीं है। तो ये फिर इंडेक्स 36 से गवर्न होगा। और इंडेक्स 36 में तो ये लिखा गया कि कैरिंग अमाउंट इफ नो डेप्रिसिएशन एंड फेयर वैल्यू, मतलब इन दोनों में से जो लोअर होगा वहां तक हम रेस कर सकते हैं एसेट के वैल्यू को। ये हमने इंडेक्स 36 में देखा है। पर ये केस में यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन प्लान, इट इज स्टिल गवर्न बाय 105। और 105 इंडेक्स 105 में सिंपल लिखा गया है, हम जब रिवर्सल करेंगे इंपेयरमेंट लॉस का तो उतना ही कर सकते हैं जितना भी हमने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया है। फिर वो इंपेयरमेंट लॉस 36 के हिसाब से चार्ज किया या 105 के हिसाब से, दोनों इंपेयरमेंट लॉस हम रिवर्स कर सकते हैं। और हमने वो ही किया है इस क्विज में। आई होप ये समझ गया होगा। चलिए, ये हो गया। अभी खाली एक बार एमसीक्यू चेक कर लेते हैं फटाफट। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2000 X8, तो X8 का डेप्रिसिएशन कितना है X8 का? तो अगर हम X8 में देखेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन है 720। तो ये हमारा आंसर 720 हो जाएगा। और X8 में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो ये 720। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट फॉर द ईयर X9, तो X9 में हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? X9 में डेप्रिसिएशन हमने 120 चार्ज किया है। डेप्रिसिएशन X9 में 120 ही है, तो हम 120 चार्ज करेंगे। फिर पूछा है व्हाट विल बी द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री इमीडिएट ऑफ द एसेट इमीडिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर एज हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल के पहले क्या वैल्यू था? हेल्ड फॉर सेल के पहले वैल्यू था 4920। ये हमारा कैरिंग अमाउंट था बिफोर इट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो 4920। What will be the carrying amount of the asset immediately after its classification as held for sale on 20th Feb? तो जब हमने क्लासिफाई कर दिया तब हमने उसके बाद उसका कैरिंग अमाउंट था 4600। 4600। और लास्ट में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट आफ्टर रिवर्सल। तो आफ्टर रिवर्सल वैल्यू है 5160, और इंपेयरमेंट लॉस को जो हमने रिवर्सल किया है ये है हमारा रिवर्सल अमाउंट, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस 560 एंड 5160। तो आंसर सी है। आई होप ये भी क्लियर हो गया है। तो विद दिस हमने एमसीक्यू फिनिश कर दिया है। आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। ओके, टिल देन बाय। चलिए, कीप रिवाइजिंग।